तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप अच्छे से पढ़े रहोगे। यूपीएससी का भाई पेपर तो हो गया है, आपने जो जो लोग दे कर आए हैं उन्होंने चेक भी कर लिया होगा। चेक कर लिया, अच्छी बात है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल भी है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमारी तरफ से नोटबुक आईएएस की टीम की तरफ से आपको हम डिटेल और एकदम सटीक एनालाइज करके देंगे सब्जेक्ट वाइज। छोटे छोटे वीडियोज़ होंगे, आपको घंटे 2 घंटे की वीडियो में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस होने वाले हैं, उनको हम बहुत अच्छे से देखेंगे कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आया है। हमें क्या है, अब 2025 के लिए तैयारी अगर करनी है तो कैसे करनी है, क्योंकि इस बार भी क्या है, यूपीएससी का पैटर्न जो है तरीके थोड़ा सा चेंज किया गया है। जब सेंटर के बाहर बच्चों से पूछा गया कि इस बार यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है कैसा था, क्वेश्चंस का जो टफ लेवल मतलब कि कितना कठिन था, कितना सरल था, तो कुछ लोगों का यही कहना था कि भाई पिछली बार जितना कठिन दे दिया था ना, उन जख्मों पर मरहम लगाया है यूपीएससी ने, क्योंकि थोड़ा सा तब पहले वाले से थोड़ा सा सही दिया था। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस आए थे। देखो, इन्वायरमेंट में और ज्योग्राफी में एक ऐसी बाउंड्री है ना कि आपको पता चलेगा नहीं कि कौन सी चीज़ कहाँ शुरू हो रही, कौन सी चीज़ कहाँ खत्म हो रही। तो हम यहाँ पे जो है इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चंस देखेंगे, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस देखेंगे, और ये जो है क्वेश्चंस जो हम देखने वाले हैं लगभग 17 से 18 क्वेश्चंस है। जिन्होंने भी ना थोड़ा सा हल्के में लिया है उनको समझ में आ गया होगा कि भाई करंट अफेयर्स को हल्के में नहीं लेना है। जितने भी क्वेश्चंस है ना, कहीं से भी किसी किताब से नहीं पूछे, सारे करंट अफेयर्स उठा उठा के पूछे हैं। कीड़े मकोड़े, खाने पीने की चीज़ें, जंगली जानवर, सूअर, मतलब सब लोगों के बारे में यहाँ पे सब कुछ पूछा गया है। और सारी चीजें जो हैं वो सब कैसी हैं, सब करंट अफेयर से, सारा सब कुछ करंट अफेयर से है। हम जो सेट सॉल्व कर रहे हैं वो बी है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि किसी अब कोई, मैं अगर ये नहीं लगाती कि कौन सा सेट सॉल्व करें तो स्टूडेंट क्वेश्चन लेके बैठे होते। मैं बोलती 26, उनको 26 में कुछ और क्वेश्चन दिखता, तो क्या है, जिनके पास भी बी पेपर है मतलब सेट बी है वो एक बार देख लीजिएगा, अगर नहीं है तो क्वेश्चन मिला लीजिएगा। ठीक है, ये हमारे ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो 26 नंबर पर था सेट बी में, वो पूछ रहा है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उस क्षेत्र को घोषित करता है। ऐसा क्षेत्र है, बहुत बड़ा अपने आप में क्षेत्र है। बोल रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा होता है तो बहुत बड़ा वैश्विक जलवायु के एरिया में बहुत बड़ा विनाश आने की संभावना है अगर आपने करंट कवर किया। देखो, जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं एक बार इसका रेफरेंस ले लीजिएगा। जो हिंदी मीडियम बच्चे में क्वेश्चन जो है हिंदी में कराने वाली हूँ, ठीक है, बट क्वेश्चन मैंने क्या है इंग्लिश में भी लगाया है ताकि आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन हमारे दिए हैं, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, किकोरी बेसिन या फिर रियो डेला प्लाटा बेसिन। अब बताओ कौन सा आंसर होने वाला है। तो इसका सही आंसर था कांगो बेसिन। जिन्होंने भी कांगो बेसिन मार्क किया है उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा था, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ा होगा वो ही कर पाएंगे। देखो, मैं यहाँ पे बहुत रिलैक्स होकर सॉल्व कर रही हूँ तो मुझे आसान लगेगा, और जो लोग देख रहे हैं वीडियो में हो सकता है उनको भी आसान लगे। लेकिन एग्जाम हॉल में ना ये वाला क्वेश्चन ऐसा था कि सर के ऊपर से जा रहा था। ठीक है, कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्लो और ओरोएल्किल और पॉलीफ्लू ओरोएल्किल्स के बारे में यहाँ पे पूछा है। पीएफएएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या है, ये समझ में नहीं आया हो कई क्या भाई क्या है, कोई बात नहीं, ऑप्शन देख लेते हैं। देखो, जो हो गया सो हो गया, जो करके आ गए हो चेंज नहीं हो सकता है। यहाँ पे देख लो कि हो सकता है किसी ने तुक्का लगाया तो तुक्का सही हो गया हो। तो क्या है, पहला ऑप्शन बोल रहा है पीएफएएस जो है पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। बहुत टाइम से खाने की चीज़ें चर्चा में थी कि भाई फजाई ये मना कर रहा है, फजाई ये मना कर रहा है, हमारे मसाले अलग अलग कंट्रीज में है, बैन हो रहे हैं। तो बहुत चीज़ें ऐसी थी जो चर्चा में थी, वहीं से उठा के पूछा है क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा के पूछा है, थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन क्या है वहीं से है। पीएफएएस आप पर्यावरण में आसानी से निम्नलिखित नहीं होते हैं। पीएफएएस के लगातार संपर्क के परिणामस्वरूप जंतुओं का शरीर में जैव संचय हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं कि कौन सा सही है। तो जो हमारे ऑप्शंस दिए हैं तीनों ही विकल्प यहाँ पे सही हैं। तीनों स्टेटमेंट सही बोल रहा है कि व्यापक रूप से पैकेजिंग वगैरह जो खाद्य मतलब फूड जो पैकेज फूड आते हैं उन पे देखने को मिलता है। आसानी से निम्नीकृत भी नहीं होते, डिग्रेड भी नहीं होते हैं। ऐसी चीज़ें हैं जो खाते हो आप तो क्या है आपकी बॉडी में भी रहते हैं और इन्वायरमेंट में भी बने रहते हैं। लगातार अगर संपर्क में आता है कोई भी व्यक्ति इनके तो जंतुओं का शरीर में जैव संचय हो जाता है, मतलब बॉडी में भी इकट्ठे होते रहते हैं। तो ये सारे तीनों स्टेटमेंट सही है। तो विकल्प हमारा यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये सही है, हाँ डी सही है, मुझे लगा गलत मार्क कर दिया है। क्वेश्चन हमारा है 28। थोड़ा सा देखो छोटे छोटे चीज़ें लिखी हुई यहाँ पे लिखा है। पहला
निम्नलिखित पर विचार करना है आपको। पहला लिखा है कैराबिड बीटल्स, कांतर, सेंटिपीड्स, मक्खियाँ, दीमक, बर या मतलब बर मतलब भौरा या जो आपका मधुमक्खी बोलते हो वो, इन सब के बारे में विचार करने के लिए स्टेटमेंट दिया है। उपर्युक्त जीवों के कितने प्रकार में परजीव्याम जातियां या पैरासिटाइड स्पीसीज पाई जाती हैं। बोला कि ये जो दिए हुए ऑप्शंस इनमें से कौन सी हैं जो इस श्रेणी की हैं। ठीक है, बोला है केवल 2 हैं, केवल 3 हैं, केवल 4 है, सभी 5 है। सभी 5 है। देखो ये सारी किस कौन से प्रकार की, एक तरीके से उड़ने वाली और मधुमक्खियाँ हो गई। अब देखो मधुमक्खियाँ हो गई आपकी, दीमक हो गई। दीमक भी कई बार होता है, आपको लगता हो दीमक कहाँ उड़ता है, नहीं, एक जैसे चींटियाँ वगैरह होती है ना, चींटियाँ भी कुछ टाइम बाद उनके पंख वगैरह निकल आते हैं और उड़ती हैं, ऐसे दीमक के साथ भी। तो जितने भी यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हैं सब ऐसे हैं जो पानी में आपको तैरते दिखाई देंगे और इनके पंख वगैरह होते हैं, कीट वगैरह, कीट पतंगे इनको बोलते हैं ना, उनकी श्रेणी में आती है। तो सभी 5 यहाँ पे सही होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ था, निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए। मैंने बोला बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, कीट पतंगे, जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे ये किसी किताब में नहीं मिलेंगे आपको, किसी किताब में समझाया ही नहीं जाता इनके बारे में। ठीक है, बोला मूंगफली हो गया, ठीक है, कुल्थी या हॉर्न ग्रास और जो हॉर्स ग्राम बोलते हैं इसको, या सोयाबीन, इनके बारे में आपको विचार करना क्या है। उपर्युक्त में से कितने मटर कुल फैमिली के हैं। मटर का मतलब क्या होता है, मटर देखो आप मटर अगर लेके आओगे, अगर आप उसको दबाओगे तो बीच से टूट के 2 भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, उसी के बारे में पूछ रहा, इनमें से कौन कौन से ऐसे जो उसी सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। मूंगफली आपने देखी है, वो भी आप दबाएंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। हॉर्स ग्राम होता है, उसको भी अगर दबाएंगे 2 पार्ट में डिवाइड होता है। सोयाबीन भी, वो भाई सोया चंक से नहीं बात करें, सोयाबीन जो आपका भिगो के जो व्हाइट कलर का होता है प्रोटीन के लिए आप लेते हो वो। तो तीनों हमारे सही होने वाले हैं, सभी तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे था वो था इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को, फ्लाइंग फॉक्स, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स नहीं, एक तरीके से जो मतलब अगर इसको आसान में समझना हो तो आपने चमगादड़ देखा है, उसी के बारे में समझ लिया। ठीक है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, पीड़क समझ में ना आए तो यहाँ पे लिखा होगा वर्मिन कैटेगरी के बारे में। ठीक है, वर्मिन कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीते हैं। क्या ये रक्त पीते हैं? जिसने पढ़ा उसको पता है कि भैया रक्त नहीं पीते हैं। इनको क्या है, इनको बोलते हैं फ्रूट फॉक्स भी बोलते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, ये जो है फल वगैरह खाते हैं। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो तो सही है। ठीक है, कि इनको रखा गया है वर्मिन श्रेणी में। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट हमारा है, वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? सी सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सही मार्क किया हमने। और ठीक है, इतना ही काफ़ी इसके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है जीव सिडाका या साइकेरा जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। फिर क्या है, मंडूक फुदक, मतलब मंडूक मतलब संस्कृत वर्ड है, इसको मंडूक को मतलब मेढक होता है। और ताल विसर्पी, पॉड स्केटर, क्या है ये? सारे पक्षी हैं, मत्स्य हैं, कीट हैं या सरीसृप हैं? कौन सी श्रेणी में रखेंगे आप इसको? अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेढक हो गया। मेढक को आप कौन सी श्रेणी में रखते हो? मेढक हो गया, सिकाडा हो गया आपका, ताल विसर्पी हो गया, ये कौन सी श्रेणी में आते हैं आपके? का मछलियाँ हैं, पानी में अंदर तैरती हैं। पक्षी लग रहे हैं आपको? सरीसृप मतलब होता है जो रेंग के चलते हैं। ठीक है, पक्षी मतलब उड़ते हैं। मत्स्य मतलब प्रॉपर कहाँ रहे, वो पानी में रहें। कीट की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, और ये सारे ऐसे हैं जो सारे जहरीले होते हैं। अगर मेढकों के बारे में आपको एक चीज़ पता ना हो तो बता दूं, जितने भी मेढक आपको रंग बिरंगे चमकीले से सुंदर सुनहरे दिखाई देते हैं वो सारे जहरीले होते हैं। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो यही बात की जा रही है कि कौन से ऐसे हैं जो मतलब ज़्यादातर जहरीले होते हैं, या मतलब इनमें यहाँ पूछा गया कि कौन सी श्रेणी में आएंगे, तो किस श्रेणी में रखा जाएगा इनको? कीट की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरण प्रदूषक का मतलब च्युइंगम क्या पढ़ रहे हैं, च्युइंगम ऐसी हिंदी लिख देते ना, हमें समझ में आता है। च्युइंगम के बारे में बोला है कि बाजार में मिलने वाली ज़्यादातर च्युइंगम्स जो होती है पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत मानी जाती हैं। यहाँ पे लिखा है, ठीक है,
की स्रोत मानी जाती है, पर्यावरण प्रदूषण होता है इससे। दूसरा स्टेटमेंट इसका क्या बोला है, अनेक यहाँ पे लिखा, देखो अगर बोलता सभी तो शायद स्टेटमेंट गलत हो जाता। मैंने आपको बोला जो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट होते हैं, सभी, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कैसे भी नहीं, तो करके सारे गलत होते हैं। बोला अनेक च्युइंगम जो है गोंद के बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। देखो आप जब भी च्युइंगम वगैरह चबाएंगे ना, आपको पता चले कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाता है, वो उसको आप थूकेंगे, वो प्लास्टिक का ही फॉर्म होता है, माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं। तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट हमारे हैं सही हो जाते हैं, और जो व्याख्या भी की जा रही है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है। बहुत आसान सा भाई, देखो ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें आपको कोई गणित नहीं लगानी है, कहीं से कोई पढ़ के नहीं आना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको कि क्या चीज़ें कैसे चल रही है, समझ में आएगा तो क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, जो 43 क्वेश्चन हमारा है वो बोल रहा है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। आपको बताया जनजाति कह रही, जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंगे, सबके बारे में पूछा। बोला है जो ब्राज़ील से क्या है, एंट्री, अब इनकी इमेज नहीं लगाई है, जीव जंतु ही है सारे। ठीक है, ब्राज़ील में है जो मिलता है इंड्री, इंडोनेशिया में जो है मिलता है एल्क, और मेडागास्कर में क्या मिलता है, बोनोबो। अब बोल रहा है कि इनमें से कौन से मतलब मिला जो मैच दिए गए हैं सही हैं। तो आई थिंक देखो इंड्री आपको मेडागास्कर में मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। और दूसरा जो हमारा है ये सेंट्रल अमेरिका में मिलेगा आपको, सेंट्रल अमेरिका में, और जो बोनोबो है वो आपको मिलेगा अफ्रीका में। अफ्रीका कई जगहों पे आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग है, बस आपको अफ्रीका याद रखना है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी ये जो यहाँ पे मैचिंग दी गई तीनों ही गलत हो जाती है। तो इनमें से हमारा जो सही विकल्प होगा इनमें से कोई नहीं, कि जो भी आपने मिलान दिया है यूपीएससी जी वो सारे आपके जो हैं गलत हैं, इसलिए हम गलत मार्क करते हैं। ठीक है, 44 क्वेश्चन यहाँ पे बोला विश्व शौचालय संगठन, विश्व शौचालय संगठन के बारे में क्वेश्चन पूछा है। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से एक है। मैंने इतनी बार यूएन का पढ़ा है, कभी आपको इसके बारे में पढ़ाया है? कभी आपने कहीं गलती से भी पढ़ा है कि मतलब यहाँ पे शौचालय के बारे में कोई यूएन एजेंसी मतलब एजेंसी के रूप में काम करवा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल 100% गलत हो जाता है। फिर बोल रहा है यहाँ पे वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्यवाही हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज संगठन की पहल की गई है। बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो जाता है जो भी यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है इसके कार्यों का मुख्य लक्ष्य जो है कम विकसित देशों और विकासशील देशों को खुले में शौच की समाप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निधि प्रदान करना। पैसा बहुत बड़ी समस्या है। देखो मैंने आपको बोला हम इतनी ग्लोबल वार्मिंग झेल रहे हैं, इतनी गर्मी झेल रहे हैं, इतना परेशान हो रहा है, वहाँ पे लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो है पैसा नहीं दे रहे, तो यहाँ पे लगता है कि पैसा मिल जाएगा इस चीज़ के लिए, बिल्कुल भी नहीं। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है क्योंकि ऐसा कोई भी वहाँ पर बात नहीं की गई थी। अगर आपने थोड़ा भी इसके बारे में करंट अफेयर्स में ध्यान से पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है? सिर्फ और सिर्फ दूसरा विकल्प सही, मतलब दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा पहला वाला विकल्प सही हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, 17 से 18 क्वेश्चंस हैं जिनको हम अच्छे से देख ले रहे हैं कि भाई यहाँ पे एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, 45 क्वेश्चन था सेट बी का, वो बोल रहा है सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है, मतलब जो शेर होता है उसकी कोई प्रजनन ऋतु नहीं होती है। बिल्कुल सही बोल रहा है, ऐसा तो है नहीं। जैसे होता ना अलग अलग, जैसे आपने रिडले टर्टल्स के बारे में पढ़ा, उनका एक स्पेसिफिक टाइम जोन होता है कि आप अभी आएंगे इस महीने में और यहाँ पे क्या है मास नेस्टिंग करेंगे, लेकिन शेर का ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है, कभी भी बच्चे उनके पैदा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। दूसरा बोला अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं। बिल्कुल, चीता क्या आपने दहाड़ते देखा है? चीता क्या है, गुर्राता है एक तरीके से, वो अलग टाइप की उसकी आवाज़ होती है। ठीक है, तो क्या है, चीता दहाड़ता नहीं, बिल्कुल सही है। ठीक है, नरसिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं, बोल रहे हैं। जैसे होता है ना कि शेर क्या करते हैं, शेर अपने टेरिटरी मार्क करने के लिए या तो एक तरीके से यूरिन वहाँ पे छोड़ते हैं या फिर स्क्रैच लगाते हैं। ठीक है, ताकि एक तरीके से उनकी टेरिटरी डिसाइड हो जाए कि भाई ये वाला एरिया है और ये किसी और का है, तो वहाँ पे कोई दूसरा जानवर मतलब अगर आता है तो उसको पता रहे। तो यहाँ पे ये बोला, तो ऐसा मतलब क्या है, ये चीतों के लिए सही नहीं है। ठीक है, 45 हमारा है। हाँ, ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं ये वाली गलत है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है, तेंदुओं के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आपने सुना नहीं है, इलाका कुत्तों का होता है, शेर का नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 हमारा पूछ रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा 100 मिलियन किसानों का सही विवरण है? 100 मिलियन किसानों का सही विवरण है। अब इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट देख के तो दिमाग तो खराब होगा, लेकिन जिसने पढ़ा है उसको पता है। यह नेट शून्य कार्बन प्राकृतिक सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है, जिसका लक्ष्य किसानों की पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना है। बस यहीं रुक जाना है। यही वाला स्टेटमेंट है, जो पहला वाला ऑप्शन है यही सही था। बाकी आपको देखो, अगर जिसने पढ़ रखा है उसको पहले समझ में आया कि भाई ये वाला सही है भाई, बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। पढ़ लो एक बार, समझ में आ जाएगा। देखो ब्लॉक चेन की बात हो रही है यहाँ पे, पशुपालन इच्छुक व्यक्तियों, पता नहीं कौन कौन सी बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट था इस क्वेश्चन का वही सही था, बाकी जो है सारे यहाँ पे गलत थे। ठीक है, 47 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित, सॉरी 47 क्वेश्चन शायद हमारा ये इससे नहीं था। हाँ 47 क्वेश्चन जो इन्वायरमेंट का नहीं है, 48 क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है और एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है? ऐसा पेड़ है जिसकी मतलब जिसके फूल फल जो हैं एक कीड़े की वजह से, तो मतलब दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे सहयोग करके चला रहे हैं। ठीक है, वो कीड़े की वजह से पेड़ का जो है फलन फूलन हो रहा है और उसकी वजह से वो कीड़ा भी जीवित है। एक दूसरे के साथ वो एक तरीके से काम कर रहे हैं और दोनों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। अब ऑप्शन हमारे देख रहे हैं, अंजीर पहला ऑप्शन है, महुआ, चंदन, सेमल। आपने गूलर देखा है कभी? गूलर खाया है, गूलर देखा है, जिसको बोलते हैं कि दिवाली के दिन उस पर बस एक ही फूल होता है जो पूरे पेड़ में नाच नाच के हर जगह लगता है और हर जगह फल लग जाते हैं। तो अगर आपने गूलर देखा ना, तो आपने कभी गूलर का फल तोड़ के ऐसे करिएगा, अंदर से कीड़े निकलते हैं। तो सेम वही चीज़ जो है अंजीर में होती है। तो अंजीर एकमात्र ऐसा इन ऑप्शंस में है जो क्या है, जिसमें कीड़े और जो पेड़ है आपस में एक तरह के सहजीविता वाला जो है एक तरह का जो हमारा पैटर्न होता है उसको फॉलो करते हुए दिखाई देते। तो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है अंजीर। ठीक है, 49 क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा है, मतलब इन पे विचार करना है, तितली है, मछली मत्स्य है, मेंढक है। उपयुक्त में से कौन सा विषाक्त प्रजातियां हैं, मतलब विषाक्त जातियां हैं? बोला कौन कौन से इसमें जहरीले होते हैं। अब कुछ को नहीं पता होगा तो आदत तितलियों के बारे में, क्या तितलियां जहरीली होती? हाँ भाई, कुछ कुछ प्रजातियां जहरीली भी होती हैं। मछलियां भी, आपने पफेट फिश देखी है जिसको आप छोटा सा फूलना शुरू कर देती है, पफर फिश बोलते हैं, पफेट तो कुछ बोलते हैं उसको, नाम याद नहीं आ रहा, पफर शायद फिश बोलते हैं उसको। टच करिए तो फूलना शुरू कर देते हैं, वो जहरीली होती है। मेंढक आपको बताया मैंने ऑलरेडी कि जितने रंग बिरंगे नीले पीले गुलाबी येलो सब जो मेंढक दिखाई देते हैं हल्के कलर के खूबसूरत, जिनको टच करने का मन करता है आपको, वो जहरीले होते हैं। और कई बार आपने साइंस में पढ़ा भी होगा कि मेंढक की जो स्किन होती है उसमें क्या है, पॉइजनस होती है, उसको टच करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब हो सकता है आप बीमार पड़ जाओ, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएं। तो हमारे क्या है, तीनों सभी 3 ऑप्शन जो यहाँ पे दिए हैं इसके बारे में बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोल रहे हैं इनमें से वास्तव में भारत के देसी वृक्ष हैं। देख के ही पता चल रहा है, जो ढंग से पढ़े होंगे थोड़ा बहुत उनको पता चल जाएगा कौन कौन सी चीज़ें बाहर से आई हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारे यहाँ पे ऑलरेडी थी। तो काजू, पपीता, रक्त चंदन। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री ढंग से पढ़े तो आपको पता है पपीता बाहर से आया था, काजू भी बाहर से आया था। सिर्फ चंदन जो है, आपने वो पुष्पा मूवी देखी, झुकेगा नहीं साला में है, उसमें किसकी तस्करी हो रही थी? लाल चंदन की, जिसको ब्लड चंदन बोलते हैं, उसी की। तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं ये गलत हो जाते हैं, ये भारत के नहीं हैं। और अगर बात करें हम रक्त चंदन की तो आपको देखने को मिल जाएगा ससाचलम आपका हो गया और पालीकोंडा हो गया, ये आपका आंध्र प्रदेश में आता है ना। तो आंध्र प्रदेश में आपको अच्छे से ये देखने को मिल जाएंगे। पुष्पा मूवी अगर आपने देखी है तो आपको समझ में आएगी। अगर बात करें काजू कहाँ से आया है तो ब्राज़ील से आया, ठीक है। और पपीता जो है आपका मैक्सिको, ये हमारे नेटिव नहीं है, इनको हम बाहर से लेकर आए हैं। जैसे आलू टमाटर वगैरह आपने देखा पड़ा होगा, तंबाकू हो गया आपका, ये हमारे यहाँ इंडिया में पहले नहीं होते थे, ये बाहर से आए हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, केवल एक स्टेटमेंट सही है, वो हमारा है तीसरा, रक्त चंदन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेटिव है, कहाँ का, इंडिया का, बाकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 56 है यहाँ पे। 56 हमारा बोल रहा है, हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी है।
बिल्कुल दी है भाई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा जो बोल रहा है, यूरोपीय संघ जो है, यूरोपियन यूनियन है, वो बोल रहा है कि 2040 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का आशा रखता है। तो अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि यूरोपियन यूनियन का जो लक्ष्य है वो 2050 है, और इंडिया को जो टारगेट रखा है नेट जीरो वाला वो 2070 है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है यहीं पे पकड़ के आपको गलत कर देना है कि भाई नहीं नहीं 2040 नहीं 50 था, मैम ने अच्छे से पढ़ाया था, ये मैंने आपको पढ़ाया था, और एक बार नहीं 1000 दफ़े पढ़ाया आपको, मतलब 1000 तो ज़्यादा हो गया, मतलब जितनी बार भी मैंने ये टॉपिक पढ़ाया आपको भाई समझाया है कि यूरोपियन यूनियन का टारगेट 2050 है, इंडिया का टारगेट 2070 है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो हमारा कौन सा सही होगा यहाँ पे, पहला वाला सही है किंतु दूसरा गलत हो जाता, तो ऑप्शन हमारा सी। ठीक है, सी सही है, बिल्कुल सही है हमारा ये। 70 है, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी जो हमारी है के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। देखो ग्लोबल लेवल पे पूछ रहा है, कई बार होता है क्वेश्चंस के आंसर आपको क्वेश्चंस में ही होते हैं, आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे आपको आंसर समझ में आ जाएगा। अब ऑप्शंस क्या दे रहे हैं, जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाले रेल इंजन। क्या रेल इंजन पूरे ग्लोबल मतलब ग्लोबली कहीं पर भी सल्फर का उत्सर्जन हो रहा है उसको एक तरीके से जस्टिफाई करते हैं? बिल्कुल भी नहीं भाई। लोकोमोटिव, सिर्फ लोकोमोटिव्स की बात हो रही है, तो इतने में तो आपको पता नहीं चलेगा सिर्फ यही है क्या जो सल्फर को उत्सर्जन करे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले जहाज, देखो स्पेसिफिक यहाँ पे भी है, ये भी गलत हो जाता है। अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण, भाई कहीं पे छोटा छोटा हो रहा है, ये भी गलत है। लेकिन ऑप्शन डी है जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र, ये बहुत बड़े लेवल पर होते हैं। अब पूरी कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए हर जगह जगह पर लगे होते हैं, और ये क्या है, ये जो है सबसे बड़ा रीज़न है किसका, सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का। तो हमारा विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है डी, याद रखिएगा। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, जो इन्वायरमेंट या ज्योग्राफी जिससे भी आप मानना चाहें उससे पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है। ग्रेन्स मतलब समझ रहे हो, अनाज, अनाज काउंसिल का सदस्य है। फिर क्या है, चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है। देखो भारत जो इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य तो है, ये समझ में आ गया हमें, लेकिन हमें आयात निर्यात, हम चाहते हैं कि हमारा ट्रेड बढ़े, तो चलो मेंबर तो हो गए, ये समझ में आ गया आपको। लेकिन क्या है यहाँ पे बोला कि आयात और निर्यात अगर आप करना चाहते हो तो आपको इसका मेंबर होना जरूरी है, आवश्यक है। अगर नहीं होंगे तो मतलब बोला जा रहा है कि एक तरीके से क्या है, आवश्यक है, कंपलसरी है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि भाई सब चाहते हैं कि उनका बिजनेस बढ़े, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा विकल्प यहाँ पे हो जाता है गलत। ठीक है, तो ये हमारे रहे सारे किसके, ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी वाले। लगभग 17 से 18 क्वेश्चंस हैं जो इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं। अभी आपको दूसरा सेगमेंट आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। इस बार जो है एनालाइज अगर ढंग से करेंगे ना, तो जिनका भी आईआर और पॉलिटी मजबूत था उनको बहुत फ़ायदा हुआ। लगभग 35 क्वेश्चन इन 2 सब्जेक्ट से उठा के पूछ दिया है। बाकी एनवायरनमेंट, इकोलॉजी सब अगर इकोनॉमी उन्होंने पढ़ा है ढंग से तो उनका तो हो जाएगा भाई। ठीक है, तो चलो इतना ही रखते हैं आज के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे कि हाँ मैम ने समझाया है, ढंग से क्वेश्चंस कराए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, छोटा सा वीडियो है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले जितने भी छोटे छोटे वीडियोस आपके बेनिफिट के लिए बना रहे हैं वो आपको टाइम से मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो को ढंग से देखिएगा। ठीक है, चलिए अच्छे, बाय।